हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो ऑब्वियसली आज का वीडियो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। जो एग्ज़ाम तुम लोग ने 28 को आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे तरीके 28 को पॉलिटिकल था और तुम लोगों ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है और जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जो जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था और कितना दैट किस लेवल का क्वेश्चन आया। बहुत लोग कंफ्यूज भी है कि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया है। सो आई डोंट थिंक एक भी क्वेश्चन यहाँ से डिफ़िकल्ट तरीके से आया है। तो उसी को ही थोड़ा बहुत क्लियर करने के लिए मैं आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। सो ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ओके, सो ऑब्वियसली तुम लोगों को जब क्वेश्चन पेपर ये मिला तो तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्टली जो मतलब यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है वो नहीं फॉलो करते हैं। आई थिंक यू शुड फॉलो, जितना भी बाकी का रिमेनिंग एग्जाम है उसमें ज़रूर फॉलो करना कि यहाँ पर इजी तरीके से यहाँ पर पैटर्न मेंशन कर दिया गया दैट क्वेश्चन नंबर 1 के इज 1 दैट मार्क ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क है, एनी 6 दैट अल्टीमेटली यहाँ पर और है। तो हमें यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल में इस बार बहुत सारा और मेंशन किया गया है, मतलब और दिया गया है, जहाँ से मतलब कुछ लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2। तो लाइक दिस इस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न इस बार दिया है। सो अगर हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बोले सो इट इज़ रियली वेरी स्टैंडर्ड, मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट पैटर्न अगर हम बोल सकते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आया है इस बार एग्जाम में। ओके, पार्ट ए से हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 6 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पर टोटल आई गेस 10 क्वेश्चन दिया है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ गलती करता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है, अगर बाई चांस पहला क्योंकि जब पेपर चेक किया जाता है ना फाइनल में, तो पहला शुरुआत में जितना 6 क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है सो उसी बेसिस में ही तुम लोग को मार्क्स मिलेगा। अगर पहले ही 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और बाकी का अगर तुम्हारा करेक्ट हो भी जाता है फिर भी यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। सो सॉरी टू से बट इट इज़ द ट्रू फैक्ट। तुम बहुत लोगों को स्टूडेंट लोगों को पता नहीं है, बट इसीलिए जितना बोला गया उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1A। In the Second World War, a member of Axis powers was US, सोवियत यूनियन, जर्मनी। तो सेकेंड, पहले तो तुम लोगों को ये पता होना पड़ेगा, बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था ग्रुप में कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है किस किस के बीच में हुआ था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन द टू सुपर दैट इज पावर, दैट इज एक्सिस एंड एलाइड। सो एलाइड पावर के अंदर पे कौन कौन था, हमारा यूएस था, सोवियत यूनियन था, ग्रेट ब्रिटेन, देन फ्रांस, ये सब था। ओके, और टू सम एक्सटेंट चाइना भी था। बट हम अगर ऑन द अदर हैंड एक्सेस पावर देखें, वहाँ पर कौन था, 3 ही था, हमारा जर्मन, इटली एंड जापान, अगर जो मेन कंट्री नेशंस को हम मानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ए मेंबर ऑफ एक्सेस पावर्स। तो अल्टीमेटली तुम लोगों को अगर ये पता चल जाता है एक्सेस पावर एंड एलाइड पावर क्या है और उनका अंदर पे कौन कौन सा नेशंस था, ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर आंसर को ढूंढने में ईजी हो जाएगा। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज जर्मनी। ओके, यूएस एंड सोवियत यूनियन जो है वो किसके अंदर पे था, एलाइड पावर के अंदर पे। सो एक्सेस पावर बोला गया यहाँ पर, द आंसर विल बी जर्मनी। Okay, question number 1A, that is Germany. Now question number 1B, how many independent states emerged from the disintegration of the Soviet Union? तो जब सोवियत यूनियन के अंदर पे टोटल कितना था, 15 स्टेट था। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो 15 स्टेट्स ही इंडिपेंडेंट हो गया था, वहाँ से अलग तरीके से एमर्ज हुआ है, राइट। पहले तो सोवियत यूनियन के अंदर पे था, बट जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गया, सोवियत यूनियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तब अलग अलग नेशन वहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ था। तो टोटल कितना नेशंस था, 15 नेशंस, 15 स्टेट्स। ओके, आंसर विल बी 15 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर C, इन विच ईयर 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज कैरिड आउट। सो ये 2001 में हुआ था। ओके, आई होप तुम लोगों ने 2001 लिखा हो, 2001, क्योंकि जो 2001 में 9/11 जो अटैक हुआ था बाय दैट इज टेररिस्ट ग्रुप था, वो अमेरिका का 4 इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स के ऊपर। ओके
तो वही 2001 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इन विच ईयर वाज बांग्लादेश बॉर्न एज एन इंडिपेंडेंट. बांग्लादेश बॉर्न, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया, बॉर्न दिया. ऐसे नॉर्मली हर क्वेश्चन जो पहले जितना भी क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर क्या दिया था, दैट बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1971 में. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड बॉर्न मतलब थोड़ा सा अलग घुमा के दिया, बट सेम ही होगा. बॉर्न कब हुआ, बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट न्यूली एमर्ज हुआ है. एमर्ज बॉर्न, यहाँ पर बॉर्न एमर्ज के जगह इंस्टेड ऑफ एमर्ज यहाँ पर बॉर्न मेंशन किया गया. तो फिर आंसर विल बी 1971. देन क्वेश्चन नंबर 1E, इन विच ईयर सॉरी इन विच कंट्री वाज द आर्ट सुमित हेल्ड 1992. कौन सा देश में आर्ट सुमित हुआ था 1992 में. सो ऑब्वियसली जो कि रियो डियो जेनेरियो ब्राज़ील. तो अगर इतना रियो डियो जेनेरियो जगह का नाम लिखने का जरूरत नहीं है. अगर ब्राजील लिखा है देन तो भी करेक्ट होगा. आंसर विल बी ब्राजील. ओके. देन क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सॉरी नॉट डेवलपमेंट मतलब यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. सो ये क्वेश्चन भी मैंने दो अलग अलग तरीके से दिया था ग्रुप में, जो कि यूएनडीपी भी दिया था एंड यूएनईपी. यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनईपी, यहाँ पर यूएनईपी आया है तो डेवलपमेंट का जगह यहाँ पर ई आया, तो क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. ओके. हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये बार बार मैंने ये वीडियो में जिक्र किया था इसके बारे में. दैट इज एंटोनियो गुटेरेस. ओके, आंसर विल बी एंटोनियो गुटेरेस 1G. देन उसके बाद 1H, व्हेन डिड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, 1962 में. उसके बाद HI, क्वेश्चन नंबर I, बर्लिन वॉल वॉज डेमोलिश इन द ईयर डैश. बर्लिन वॉल जो है वो कब डेमोलिश हुआ था, वो उसको कब तोड़ा गया था, इन द ईयर ऑफ 1989. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी 1989. देन 1J, द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड. तो आंसर विल बी सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया था तभी सेकेंड वर्ल्ड भी खत्म हो गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड जो है किसको बोला जाता है, सोवियत यूनियन को बोला जाता है, या फिर सोवियत यूनियन के अंदर पे जितना भी मेंबर था जो कि हमारा वार्सो पैक्ट का मेंबर था उनको हम सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं. ओके, सो आंसर विल बी सोवियत यूनियन. तो आई होप 10 क्वेश्चन ही तुम लोग का कॉमन आया है, नो डाउट. बट तुम लोगों ने कितना तरीके से कितना अटेम्प्ट किया है वो एक बार चेक कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन दिया गया है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर खत्म होने का बाद क्या परिणाम क्या हुआ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है. सो ऐसा नॉर्मली बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस है. तो जैसे कि द बर्लिन वॉल जो है वो भी डेमोलिश हो गया था कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद. उसके बाद 2 जर्मन जो नेशन था वो यूनिफाइड हो गया था. उसके बाद हमारा वार्सो पैक्ट जो है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेटेड हो गया, क्योंकि वार्सो पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था, और यूएसएसआर खत्म हो गया था, ऑब्वियसली वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया था. तो देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस. तो अगर तुम लोगों ने ये पॉइंट लिखा तो भी करेक्ट होगा, और अगर तुम लोगों ने अपने हिसाब से ही पॉइंट लिखा है बट करेक्ट लिखा देन यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके. देन बी, question number 2B, which were the member countries of ASEAN when it was formed in 1967. तो जब एशियन फॉर्म हुआ था 1967 में, तो तब कंट्री कितना था, 5 कंट्री था. तो वो 5 नेशंस या फिर कंट्री मेंबर कौन कौन था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ओके, इट इज़ वेरी इजी. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटरेंस एंड डिफेंस. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है. तो ये भी ऑलमोस्ट इजी है, क्योंकि डिटरेंस के मीनिंग हम सभी लोगों को पता है, और डिफेंस का मीनिंग भी हम सभी को पता ही है, और तुम लोगों ने ज़रूर डिफेंस के बारे में पढ़ा भी होगा. तो इसका डिफरेंसेस क्या होगा, दैट डिटरेंस इज कंसर्न विद द प्रिवेंशन वाइल डिफेंस इज कंसर्न विद द लिमिटिंग और एंडिंग वॉर. And then number 2, giving up certain types of weapons is referred as a deterrence. Okay,
जैसे कि डिटरेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, व्हाट इज डिटरेंस? टू बी प्रिवेंशन, मतलब टू प्रिवेंट करना, बचाना, बचावटी करना। दैट मीन्स मान लो कि जैसे कि हम सोवियत आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन एंड जो अमेरिका, टू सुपर पावर था, उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो गया, जो कि हम एक फिजिकल फाइट नहीं था, ओके, आइडियोलॉजिकल फाइट था, और मिलिट्री सुपर पावर गेन करने का फाइट था, मतलब कौन कितना मिलिट्री मिलिट्री जो है वो बना सकता है, मतलब एक कंपटीशन था दोनों के बीच में। तो दोनों के पास ही मिलिट्री पावर था, पर क्या है, दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करता था। तो वो अटैकिंग नहीं करना, मतलब वेपन्स को क्या करना, गिव अप करना, मतलब गिविंग अप करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिटरेंस हम बोलते हैं। बट डिफेंस इज द एक्शन ऑफ डिफेंडिंग फ्रॉम रेसिस्टिंग अटैक। बट डिफेंस क्या होता है, मतलब कोई अगर अटैक कर रहा है, तो अगर हम उसको अपने आप को बचा रहे हैं, मतलब उसी अटैक से, अगर चाहे हमें उसके लिए खुद अटैक क्यों ना करना पड़े, उसको हम डिफेंस बोलेंगे। सो दोनों में एक डिफरेंस है, यूनिक डिफरेंस। डिटरेंस हम, आई होप यू गॉट इट, मतलब डिफरेंस है डिटरेंस के बीच में। आज तुम लोगों ने करेक्टली लिखा भी होगा, ओके। अगर नहीं भी लिखा होगा फिर भी मैंने आंसर बोल दिया, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2D, मेंशन एनी टू एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड नोन एज द कॉमन ग्लोबल कॉमन्स। तो ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ग्लोबल कॉमन्स का एग्जांपल, दैट मीन्स जो ग्लोबल कॉमन मतलब जो रिसोर्सेस है, मतलब ग्लोबली जो रिसोर्सेस है, तो ऐसे दो रीजन के नाम लिखना है। रीजन मतलब इलाका, एरिया का नाम लिखना है। जैसे कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, या फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो, मतलब आउटर स्पेस है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर डी जो है, 2D के आंसर क्या होगा, दैट इज आउटर स्पेस और अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद अंटार्कटिका, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर ई, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, प्राइवेटाइजेशन है, देन लिबरलाइजेशन है, ओके। देन एमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, ओके, अमंग द नेशंस। तो ये बहुत सारा रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2F, मेंशन 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। ये भी क्वेश्चन कॉमन आया, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, अगर हम देखें कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक ट्रेडिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर हम देखें। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी लोग होने लगे हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का, ओके। एंड इट इज़ दैट इज यू नो दैट क्या हुआ कि पॉजिटिव जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है, डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखने के लिए बोला है। सो इफ यू हैव रिटन ओनली दिस 2 पॉइंट देन ऑल्सो करेक्ट। अगर तुम लोगों ने अलग पॉइंट भी लिखा बट करेक्टली लिखा, देन वो भी फुल मार्क्स मिलेगा। देन 2G, मेंशन 2 कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी का 2 कंसेप्शन है। आई डोंट नो तुम लोगों ने आंसर क्या लिखा होगा। तो एक है हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, बस यही 2 कंसेप्शन है, ओके। तो बाकी अगर तुम लोगों ने थोड़ा अगर ब्रॉडली भी लिखा है तो भी करेक्ट होगा, बट मेनली यही 2 कंसेप्शन है, थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन। उसके बाद 2H, मेंशन 2 एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ओके। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसा उनका 2 एरिया लिखना है। तो हम सभी को पता है इंडिया एंड चाइना आर इन्वॉल्व इन एन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कंट्रोल ऑफ 2 रीजन। जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन है। अक्साई चीन, इन दोनों के, ये दोनों पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आया करता था, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था 2 एरिया, ओके। उसके बाद ये भी है एक, दैट मीन्स जो अक्साई अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के बीच में जो रीजन, उन दोनों के बीच में ये 2 एरिया था जो चाइना और इंडिया का जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था। और दूसरा है हमारा, जैसे कि चाइना टूक ओवर टाइबेट इन 1950, तो ये भी एक एरिया होगा जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद आई थिंक ये इजी है, ये टफ नहीं दिया था। Then 2I, question number I, write down the names of the permanent members states of Security Council. सो ये तो बहुत ईजी है, दैट इज़ चाइना है, हमारा फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम, यूके है, दैट इज़ हम ब्रिटेन जिसको बोलते हैं,
एंड यूएसए है। ओके, सो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। उसके बाद राइट टू कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन हेजेमनी, ये भी डायरेक्टली कॉमन आया है, 2 कंस्ट्रेंट, जैसे कि 3 है बेसिकली, जैसे कि नाटो है, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव अमेरिकन मास मीडिया, उसके बाद अमेरिकन ओपन नेचर, इट्स अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, एंड so these are some constraints and okay, so I hope क्वेश्चन नंबर 2 से भी तुम लोग का सभी कॉमन आया है, और तुम लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलाकर देखना मैंने जो आंसर बोला है उसके साथ तुम लोग का करेक्ट हुआ कि नहीं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, देखो 3 में यू हैव टू अटेंड ओनली 5 क्वेश्चन, सो आई गेस यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है। डिस्कस हाउ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हेल्प इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, मतलब जो नॉन अलाइन जो पॉलिसी है, मतलब ठीक है, वो इंडिया को किस तरीके से हेल्प किया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के क्या लिखना है, नाम का रोल लिखना है, मतलब नॉन अलाइन जो पॉलिसी उसका रोल लिखना है, मतलब उसका रोल क्या था किसमें, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड में, तो वही लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखना है, दिया है मतलब कि इंडिया को ये किस तरीके से हेल्प किया है जो हमारा नॉन अलाइन दैट इज मूवमेंट है। ओके, सो बेसिकली देर आर सो मेनी रीजन, जैसे कि जो हमारा नॉन अलाइड मूवमेंट था दैट एडवोकेट्स ए मिडिल कोर्स ऑफ स्टेट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, क्योंकि दोनों में ही ज्वाइन नहीं हुआ था, एक मिडिल मैन बन के रहा, मतलब मिडिल पाथ में उन लोगों ने अपने हिसाब से वो लोग काम किया है, मतलब उसके बाद नॉन अलाइनमेंट जो है वो इट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन and that stance that serve its interest rather the interest of the superpowers and their allies. Okay, and so many other point that India was often able to balance one superpower against other, तो वो इंडिया ने बैलेंस भी करना बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया, मेंटेन किया इंडिया ने। ओके, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, रोल लिखना है। Okay, I hope you got the question. Okay, next question number 3b, briefly discuss the factors that force Gorbachev to initiative reforms that in Soviet system. So इसका भी ये भी क्वेश्चन मैं टफ नहीं बोलूँगा, मतलब मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कॉमन नहीं दिया था क्लास में, बट एक बात सही है कि इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था, मतलब फैक्टर्स लिखना है, मतलब गोर्बाचेव। अच्छा देखो, गोर्बाचेव ने 2 पॉलिसीज जो दैट उसने इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारा क्या था पॉलिटिकल इकोनॉमिक, उसके अंदर पे जो क्या था पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है, जो ओपननेस है, रिस्ट्रक्चरिंग था। अभी देखो गोर्बाचेव ने ये क्यों किया था, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा रीज़न है, जो रीज़न ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि जो सोवियत सिस्टम था दैट हैड बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन एंड मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन के लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा था, जिसके वजह से गोर्बाचेव को एक रिफॉर्म्स लाना पड़ा। उसके बाद देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी का अभाव, मतलब बहुत ही कमी था, जिसके वजह से उनको इनिशिएटिव लाना पड़ा। उसके बाद जो देयर वर कंट्रोल ऑफ वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी था और अलग पार्टी नहीं था, जिसके वजह से क्या होता, सोवियत जो यूनियन है पूरी तरीके से डोमिनेशन कर रहा था, एंड इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वो अकाउंटेबल भी नहीं था टू द पीपल, जिसके वजह से उन्होंने इनिशिएटिव्स लाना शुरू किया, मतलब डिसीजन इट लीड टू द इनिशिएटिव। उसके बाद जो पीपल था इन 15 रिपब्लिक हैड नो राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, अपना अफेयर्स जो हिसाब अपना अधिकार को वो पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था, इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स ऑल्सो। सो ऐसा बहुत सारा रीज़न है। हाँ, एंड जो सोवियत यूनियन था लेग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन दैट फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन, जो उनका जो कि वेस्ट के साथ कंपेयर करें तो सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा कम था, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था। तो ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए, मतलब ओके, गोर्बाचेव ने क्या किया,
एक इनिशिएटिव लाया, रिफॉर्म स्टार्ट किया है। तो आई नाउ यू गॉट टू नो द आंसर। तो अल्टीमेटली क्या है, शोभित सिस्टम के बारे में ही है, मतलब किस तरीके का सिस्टम था वही लिखना है यहाँ पर। ओके, आई होप तुम लोगों ने किसी ने अटेम्प्ट किया होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3C, मेंशन टू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये भी डायरेक्ट बहुत इजीली कॉमन आया, यहाँ पर 3 बेसिकली था, तो तुम लोग को 2 लिखने के लिए बोला है, इकोनॉमिक और दैट मिलिट्री के बारे में। वैसे पॉलिटिकली और डिप्लोमेसी भी है, तो बट तुम लोग को 2 लिखना है। उसके बाद ये भी कॉमन था। क्वेश्चन नंबर D, मेंशन टू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड टू एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, ये तो आई होप तुम लोगों ने ये लिखा होगा। 2 लिखना है, मतलब ओके, कोऑपरेशन का 2 लिखना है और डिसएग्रीमेंट का 2 लिखना है। उसके बाद then E, write a note on the idea of global security. Okay, so बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली नहीं दिया था, सो ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये कॉमन, मतलब मेरे देने से कॉमन आया है, तो इट्स ओके। बट ये इजी था, बट अगर कॉन्सेप्चुअली अगर तुम लोग अगर बना के लिख पाया हो, और लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, शायद बाकी क्वेश्चन में ही तुम लोग का कॉमन आया होगा। तो बट यहाँ पर क्या लिखना है, ग्लोबल सिक्योरिटी। किसी ने अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आंसर क्या होगा, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में। ओके, तो अल्टीमेटली एंटायर सिक्योरिटी बारे में यहाँ पर लिखना है, मतलब सभी सिक्योरिटी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो ग्लोबली। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर F, राइट ए नोट ऑन द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। ओके, एंटी ग्लोबलाइजेशन, सो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक दिया है। एंटी ग्लोबलाइजेशन, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन जो था उसके ऊपर मैंने ज़्यादा एक्चुअली डिस्कस नहीं किया था, तो अगर किसी आई डोंट थिंक किसी ने ये अटेम्प्ट किया होगा। फिर भी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट मार्क्स, अगर पूरा मार्क्स नहीं मिलने से हाफ मार्क्स होने से भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कॉमन आया, जो कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इंडिया सपोर्ट्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ का जो रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसमें इंडिया का सपोर्ट कैसा था, मतलब अल्टीमेटली वो लिखना है। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो डायरेक्ट दिया है, डिस्कस इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो फंक्शंस है उसके बारे में लिखना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस यूएस हेजेमनी एज वर्ल्ड सुपर पावर। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बहुत लोगों ने बोला है कि मुझे बोला भी था कि ये कैसा क्वेश्चन आया, मतलब एज ए वर्ल्ड सुपर पावर ये आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर आंसर वही होगा, दैट इज यूएस हेजेमनी एज ए दैट हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि यूएस हेजेमनी एज ए वर्ल्ड सुपर पावर, तो अगर ये पूरा वर्ल्ड सुपर पावर है तो ऑब्वियसली तीनों ही अलग अलग टाइप्स का जो उनका हेजेमनी जो हेजेमनीशन जो है उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वही है, क्वेश्चन घुमा के दिया, आंसर वही होगा, मैंने बोला ही था। ओके, नेक्स्ट question then B, 4B, discuss how health epidemics are new threat to global security. So very very interesting question, और जो कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हेल्थ एपिडेमिक महामारी जो है, मतलब वो किस तरीके से एक न्यू थ्रेट है, तो इसके ऊपर ये तो क्लास में भी डिस्कस किया गया था, और प्लस इसके आंसर तुम लोग को आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि अभी हमारा कोरोना वायरस गया है रिसेंटली, एंड ऐसा बहुत सारा वायरस जो है जिसकी जो बीमार है, जो कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है उसके लिए एक थ्रेट बन चुका है, उसके बारे में लिखना है। सो अगर किसी ने बना के लिखा है ऑब्वियसली मेकिंग करके लिखने से भी तुम लोग को मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, बट आई थिंक अगर नहीं भी लिखा होगा तो डायरेक्ट जो है वो लिखने वही तुम लोगों ने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4C, डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर आंसर। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कॉमन आया, बट यहाँ पर एक बात क्या है ना, ये हमेशा 4 मार्क्स के लिए आता है, बट यहाँ पर 6 मार्क्स आया। सो आई होप तुम लोगों ने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर D, दैट राइट ए नोट ऑन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके बारे में लिखना है। प्रिंसिपल ऑर्गन तुम लोगों को पता है, जैसे कि जो दैट इज जनरल जो द असेंबली है, उसके बाद वी हैव इंटरनेशनल लॉ, ट्रस्टशिप, इंटरनेशनल लॉ, दैट इज जस्टिस, जनरल सेक्रेटरी। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन है जो कि 2022 में उसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आया था, और अभी ये डायरेक्टली ब्रॉड क्वेश्चन में दे दिया। सो आई होप तुम लोगों ने ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, बट ये अटेम्प्ट नहीं करने से भी अगर A और C इजी था, A और C जो कि डायरेक्ट कॉमन आया अगर मैं बोलूँ, और बाकी तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी
जो है 6, आई होप तुम 5 अटेम्प्ट करना है तो 5 आराम से तुम लोगों ने किया होगा। और जैसे वर्ल्ड बैंक का है डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा डी है, दैट इज मेंशन टू एरियाज कोऑपरेशन एंड एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी 2 क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। मेंशन टू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस 3 क्वेश्चन होगा इधर। और उसके बाद यहाँ पर हमारा डिस्कस हाउ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब यहाँ पर रोल लिखना है। 3-4 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आई थिंक ये भी अगर तुम लोगों ने लिखा होगा फैक्टर्स ऑफ गॉर्बाचेव, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो कॉमन हो ही गए। और बाकी 2 मार्क्स का तो ऑब्वियसली सभी क्वेश्चन कॉमन था एंड 1 मार्क्स का कॉमन था। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने थोड़ा बहुत जितना हो सके मैंने डिस्कस किया, पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो मैं यहाँ पर ही स्टॉप करूँगा ये वीडियो पार्ट जो ए का। बाकी पार्ट बी के लिए मैं अलग तरीके से वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो एंड you'll get bored, इतना नहीं देखोगे तुम लोग। तो ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितना क्वेश्चन तुम लोग का अटेम्प्ट तुम लोगों ने कितना किया है। करेक्ट हुआ है वो तो अपने हिसाब से देख लेना, बट अटेम्प्ट कितना किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच इतना कोऑपरेट करने के लिए। मैंने देखा तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया और अपने हिसाब से इम्प्रूव भी क्या होगा, और जिसके वजह से तुम लोग का एग्ज़ाम में भी अच्छा ही हुआ है आई होप। और बाकी जो रिमेनिंग एग्ज़ाम उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड ओके, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।